तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। आप इसका चार्ट देख रहे हैं। अपने आईपीओ के बाद ये कंपनी धड़ाधड़ नीचे गिरती चली आई, लेकिन वहां पर इसने एक डबल बॉटम बनाया और उसके बाद जब यहाँ से निकला तब ये लगातार अच्छी प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अभी यहाँ पर एक नया ब्रेकआउट हुआ है, फ्रेश ब्रेकआउट। तो इस ब्रेकआउट के साथ ये कंपनी कहाँ तक जा सकती है वो जानने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड। 928 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंटरडे में इसने 4.93% की क्लोजिंग दे दिया है। अभी तक 11,375 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। स्टॉक भी 24.2 का जो कि अभी ठीक ठाक लग रहा है। ROC 28.1% एंड ROE 21.1% का जो कि बहुत ही प्यारा है। बाकी पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 564 का लो था और 928 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ग्लेनमार्क फार्मा की एक सब्सिडरी है जो कि हाई एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स में एक लीडिंग डेवलपर्स एंड मैन्युफैक्चरर के तौर पर काम करता है। और दोस्तों ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। दोस्तों पिछले एक साल के इसके चार्ट की बात करें तो यहाँ से देखेंगे आप ऊपर गया, एक रेंज में रहा, फिर ऊपर गया, फिर वापस एक नीचे आके प्राइस एक्शन बनाते हुए फिर से ऊपर बढ़ते चला जा रहा है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है और पिछले 3 सालों का जो इसका ROE है वो 23.7% का है। ये कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड भी देती है 76.8% का। कॉन्स में ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। इसकी अगर हम पीयर कंपैरिजन करते हैं तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करती है बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस में, जिसमें आपका सन फार्मा हुआ, सिप्ला, जाइडस लाइफ साइंसेस, डॉक्टर रेड्डीज लैब, मैनकाइंड फार्मा, ल्यूपिन, ऑरोबिंदो फार्मा एंड ग्लेनमार्क लाइफ साइंस जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं इस मार्केट में। दोस्तों अगर हम ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस की क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 467 करोड़ का था, मार्च 2022 में 514 करोड़, मार्च 2023 में 621 करोड़ और मार्च 2024 में 537 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 105 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 99 करोड़, मार्च 2023 में 146 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 98 करोड़ का इसमें मुनाफा किया है। वहीं पर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2019 में 886 करोड़ का था, मार्च 2022 में 2123 करोड़ और मार्च 2024 में 2283 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 196 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 419 करोड़ और मार्च 2024 में 471 करोड़ का रहा। इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले एक साल में इस कंपनी ने 56% की रेट से CAGR यानी कि इसका रेट ग्रोथ बढ़ा है। कंपनी की बोरोइंग्स की बात करें तो इस कंपनी पे मार्च 2020 में 3 करोड़ का लोन था और मार्च 2024 में 17 करोड़ का लोन बचा है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2019 में 1475 करोड़ का एसेट था, मार्च 2022 में 2471 करोड़ और मार्च 2024 में 2850 करोड़ का है, यानी कि एसेट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी तुलना में इनका जो लोन है वो कुछ खास ऐसा है नहीं। तो यहाँ कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ जून 2021 में 82.84% थी, वहाँ से बढ़कर 82.85% हो गई है। FIIs की होल्डिंग 8.03% से घटकर 5.01%, DIIs की होल्डिंग 0.46% से बढ़कर 1.41% हो गई है एंड पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें 8.67% से बढ़कर 10.73% हो चुकी है, जो कि ठीक ठाक है। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की फॉरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटी है उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कंपनी के प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रिटेल्स की जो होल्डिंग है वो भी ठीक है, प्रोमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है, अच्छी बात है। अदर इनकम इनकी काफी अच्छी आ रही है, डेप्रिसिएशन का कोई खास इफेक्ट पड़ नहीं रहा प्रॉफिट पर, रेवेन्यू भी लगातार अच्छा काम कर रहा है, कंपनी का जो डेप्ट है वो भी अंडर कंट्रोल है, मैनेजेबल है, यानी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ROC की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार ग्रोथ करती चली जा रही है। बाकी बैलेंस शीट न्यूट्रल है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो उतना कुछ खास अच्छा है नहीं, ROE पिछले 10 सालों से ट्रेंड निगेटिव रहा है और शेयर प्राइस इसका उतना रफ्तार से नहीं बढ़ पाया जितना ये बढ़ सकता था। दोस्तों अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट है जेनरिक API मोर देन 90%, CDMO 6.6% एंड 3.1% अदर्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 52.4% का बिजनेस होता है, बाकी का 47.6% अदर्स। अगर इसका थेरेप्यूटिक एरिया में ब्रेकअप करते हैं तो CVS अराउंड 41%, CNS 11%, डायबिटीज 5% एंड पेन मैनेजमेंट अराउंड 5%। बाकी अगर हम कस्टमर सेगमेंट की बात करें तो रेगुलेटेड मार्केट अराउंड 83% एंड इमर्जिंग मार्केट 17%। एक्यूट वर्सेस क्रोनिक डिजीज से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाइयों की बात करें तो क्रोनिक में इसके पास 62% का बिजनेस है, यानी कि 62% की दवाइयां जो बनाता है वो क्रोनिक डिजीज के लिए एंड एक्यूट के लिए 38% का।
कस्टमर वाइज अगर हम ब्रेकअप करें तो जीपीएल अराउंड 68% एंड एक्सटर्नल 31.1%। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे इसने आईपीओ के बाद से जो इसका मार्केट गिरा और उसके बाद यहाँ से इसने जो डबल बॉटम बनाया, वहां से फिर ये ऊपर निकलने के बाद प्राइस एक्शन बनाता हुआ लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। अभी जो क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, तो इस ब्रेकआउट के बाद अगर हम टारगेट्स की बात करें तो हमारा जो आने वाला टारगेट है वो सबसे पहले तो 1100 का लेवल दिख रहा है और यहाँ भी अगर ये रहता है कुछ दिनों तक ट्रांजेक्शन बनाता है फिर ऊपर निकलता है तो जल्दी ये 1400 लेवल भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। बाकी हाँ, आप यहाँ पर चाहें तो एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आप कम से कम इस लेवल तक का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिएगा और अगर स्टॉप लॉस फिट हो जाता है तो आप निकल जाइएगा। बाकी फिर भी एक बार लास्ट में कहूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।